गुड इवनिंग बच्चों। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ाया था वो था बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा चुके हैं, उसमें डिफरेंट कंडीशन पे पढ़ाए थे, लेकिन अब यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये सर्किट का लॉ है। कैसा सर्किट? वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है। ये सर्किट जो वायर है, हम उस सर्किट के बारे में बात करेंगे। हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो किसी कंडक्टिंग वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिससे करंट पास कर रहा हो और आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हो। इससे पहले पढ़े थे हम लोग क्या? बायो-सावर्ट लॉ के अंदर पढ़े थे। बायो-सावर्ट लॉ पढ़े थे, उसके अंदर पढ़े थे क्या कि जब उसके अंदर हमको जो मिला था वो डेरिवेशन, वो देखिए क्या था, B = μ0/4 इंटू क्या था यहाँ पे IDL sin थीटा अपॉन r²। देखिए ये एक लॉ पढ़े थे, बायो-सावर्ट लॉ था। और एक और लॉ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें कुछ नहीं है, B × dl का क्या है, ये लाइन इंटीग्रल, ये किसके बराबर है? μ0 × I के। तो सबसे पहली बात ये है कि दोनों लॉ को हम देख रहे हैं, इन दोनों लॉ को हमको कैलकुलेट देखने में एक चीज का पता चलता है कि इस लॉ से भी हमको क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस लॉ से भी हमको क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ठीक, एक और चीज कंसीडर, एक चीज और कॉमन है, वो क्या है कि इसमें भी करंट भी कंसीडर्ड है, इसमें भी करंट कंसीडर्ड है। करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है, फील्ड यहाँ निकालना है, यहाँ भी फील्ड निकालना है। मतलब ये हुआ कि एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ नहीं है, ये दोनों क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सावर्ट लॉ दोनों डेरिवेशन है किसके लिए? टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों लॉ को पढ़ते हैं, चाहे वो बायो-सावर्ट लॉ हो या एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन फर्क क्या है कि हम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं, बायो-सावर्ट लॉ के बारे में बताया था, ये बिल्कुल एक जैसा कैसा दिखता है? कूलम्ब लॉ की तरह दिखता है, ठीक है, देखने में उसी के जैसा दिखता है, क्योंकि कूलम्ब लॉ किसी चार्ज के लिए वेरिएबल होगा और ये किसके लिए? ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वहां फोर्स निकालते थे या फील्ड निकालते थे, लेकिन एक्सप्रेशन मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी स्क्वायर लॉ का पालन करता है, ये भी स्क्वायर लॉ का पालन करता है। सेम यहाँ पर भी, यहाँ देखिए, इसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर पढ़ा था, एक पढ़ा था गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। वहां पर पढ़ा था क्या? सरफेस एरिया के बारे में पढ़े थे, किसी सरफेस एरिया से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान उसके चार्ज के 1/ε0 के बराबर होता है, यही पढ़े थे ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उस लंबाई से जो हम लूप लेते हैं, उस लंबाई की मतलब कि लाइन इंटीग्रल की कर मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज किसके? उसके करंट के पास के μ0 गुना के बराबर होता है, μ0 टाइम्स के बराबर होता है। यही है क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन इसको ये तो हमने आपको वर्बली बता दिया, लेकिन हम इसको अब हम सिस्टमैटिक बता रहे हैं आपको कैसे। एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या? व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ states that the magnetic field over any closed loop is always equal to μ0 times of its total current। मतलब क्या है कि कोई भी एक वायर लेते हैं, एक करंट कैरी करेगा, ये वायर I करंट अगर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बताया था किसने? ये ऑस्टन ने बताया था। और इसका जो ना जो हम इसका जो क्वांटिटी निकाले थे बायो-सावर्ट लॉ से, वहां पर भी हमें B का वैल्यू पता चल रहा था। फील्ड किधर होगा वो पता चलेगा, क्योंकि हम जब ये बैंक किसकी तरफ लाएंगे, अगर राइट साइड होगा तो क्या होगा? इनसाइड होगा, लेफ्ट साइड अगर पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो आउटसाइड होगा। सेम यहाँ पर भी हम इसी तरह से कंसीडर करते हैं कि वहां एक वायर लेते हैं जिसके आसपास क्या एक पॉइंट P लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है? एक कन्वीनियंट है। दो चीजों फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कन्वेंशन, एक पढ़ते हैं कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब आसानी और कन्वेंशन मतलब जो बाप दादा से होता हुआ चला रहा है। तो हम दोनों चीज को कंसीडर करेंगे। कन्वीनियंट भी होना जरूरी है, वैसा भी कॉम्प्लिकेशन में बनाते हैं कि फिजिक्स का प्रॉब्लम आपको और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के निकालने के बजाय और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दे, ऐसा नहीं है। कन्वीनियंट भी हम देखते हैं क्या करना है कि ये करंट कैरिंग वायर है, I है, ठीक है, और इसके पास कोई पॉइंट क्या है P को कंसीडर करते हैं,
ठीक है, P कोई पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं। लूप का मतलब एक इस तरह का, इसको कहा जाता है एम्पेरियन, एम्पेरियन लूप, जो थ्रू आउट इसका रेडियस आर मानते हैं। इसका रेडियस क्या मानते हैं, इसकी लंबाई कितनी, इसकी बीच का डिस्टेंस कितना है, वो आर मानते हैं। तो एम्पेयर के हिसाब से, एम्पेयर सर्किटल लॉ के हिसाब से इसका क्लोज, सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम डीएल लंबाई लेते हैं, ठीक है, और इसका जो फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में होगा, बी किधर होगा उसी डायरेक्शन में होगा। छोटे वाले हिस्से के लिए बी होगा तो पूरे के लिए डी बी होगा, तो पूरे के लिए बी होगा। तो बी किधर होगा उसी के डायरेक्शन में, जिधर एल होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बी होगा। और जानते हैं ये सरफेस रेडियस से क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि टेंजेंशियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, जस्ट ऐसे से आउटवर्ड होता रहेगा। सेम उसी तरह से जब हम किसी घिरनी को नचाते हैं, हाँ, जब किसी स्पाइक को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है, वो घूमता है इस तरह से, तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, इस तरह से। सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इस तरह से बाहर की तरफ होगा, जो कि टेंजेंशियल होगा, मींस के रेडियस से 90 डिग्री पर होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम जो दो चीज कंसीडर करते हैं वो क्या है, B और DL। B और DL क्या है, ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, B into DL cos, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 0 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, B into DL इज नथिंग बट ये होगा क्या, B into DL। और जानते हैं कि जब BDL होगा, ठीक है, ये जब इसके अंदर फॉर्मूला लिखा तो DL होगा, और यही DL यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा थ्रू आउट बढ़ा हुआ रहेगा, पूरा फैला हुआ रहेगा, मींस थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, DL का इंटीग्रल B into 2 पाई, अगर सपोज करें इसका रेडियस कितना है तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये B और DL का जो है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, यहाँ पर B into 2 पाई R के। एक चीज और मैंने आपको बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से बताया था, एक लॉन्ग वायर अगर लेते हैं, स्ट्रेट वायर लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है। सपोज करिए कि क्या यही वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी क्या है, इनफाइनाइट लंबाई जा रही है। तो उसके लिए एक फार्मूला पढ़े थे, B के बारे में पढ़े थे, देखिएगा उल्टा करके, B is equal to, तो ठीक है, उसके लिए फार्मूला पढ़े थे, याद होगा क्या फार्मूला था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, लॉन्ग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर जो भी लीजिए, उसके लिए क्या था, B is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई रेडियस R, ऐसा था, याद कर लीजिए। यहाँ पर A भी हो सकता है, X भी हो सकता है, मतलब ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फार्मूला का फॉर्मेट यही रहेगा। यहाँ पर अगर 2 पाई ले रहा, यहाँ पर I ले रहा तो यहाँ 2 पाई होगा, ठीक, मतलब कि आपको ये एक फार्मूला का ये जो है ना वैल्यू फिक्स है, इस वजह से इसी फॉर्मूला लाने की कोशिश किया था। आप उल्टा आप देखिएगा पहले वाला वीडियो, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। इसी B की जगह पर, है ना, इसी B की जगह पर हम ये वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I अपॉन R इंटू ये 2 पाई आपको वैसे पुट कर दीजिए। तो जैसे पुट करेंगे तो देखिए 4 पाई हो गया, 4 पाई ये हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ क्या बचा, म्यू नॉट इंटू I। ये किसका है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। ये किसी भी शेप, साइज, लेंथ, वही हो गया, लेंथ हो गया, इस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सिंपल एम्पियर सर्किटल लॉ किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पे, और ये क्या है, म्यू नॉट क्या है, अब ये रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, इवन के इसके बीच अगर हम वैक्यूम कंसीडर करेंगे यहाँ पर थ्रू आउट द लूप, तब हमारा ये वैल्यू, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये
इसका मान होगा, इसका ये वैल्यू होगा, इसका ये इक्वेशन को वेरीफाइड होगा। अगर ये सपोज करिए कि वैक्यूम नहीं है, इसके बीच में एयर है, माइका है या दूसरा सैंड है, वुड है, कुछ भी है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, ये यहाँ पर ये फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है ना। तो सिंपल बात यही है कि हम एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ रहे हैं, वो सिंपल वैसे ही है जैसे कि हमारा बायो-सावर्ट लॉ है। हमारा बायो-सावर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी जो एम्पियर सर्किट लॉ है, इसके थ्रू भी हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इसके थ्रू भी हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकालते हैं जब करंट दिया रहेगा तो। ठीक है। मींस ये हुआ कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field over any closed loop is always equal to mu naught times of its total current। जितना करंट हो रहा है उस करंट का कितना, mu naught टाइम्स, मतलब जितना भी ये, मतलब क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके मल्टीप्लाई से, हाँ करंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीपल से करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ऑलवेज किसके इक्वल होगा, B into DL के। यही इसी को कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसी का जब इस्तेमाल हम करेंगे किसके लिए, हम अभी इसका इस्तेमाल करके देखते हैं, एप्लीकेशन करके देखते हैं क्या होता है। समझ में आ गया आपको? सिंपल चीज है। सिंपल ये है कि क्वेश्चन एग्जाम इस तरह से आ सकता है, डिराइव बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट, ये बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, डिराइव एम्पियर सर्किट लॉ। व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ? बस इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिकल टर्म आपको लिखना आसान है, तो याद भी करना आसान होगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिराइव जो किए हैं, इसी से फार्मूला हम क्या करते हैं, इसी से डेफिनेशन को हम निकाल सकते हैं। कैसे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज एनी लूप और थ्रू एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इट्स टोटल करंट। जितना भी करंट है उसका म्यू नॉट टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये उसके मैग्नेटिक फील्ड और उसके लेंथ के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। ये क्या होगा, ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ है। ठीक है। हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं बायो-सावर्ट लॉ की जगह पर, क्योंकि दोनों का मतलब कि मकसद एक ही है, मतलब दोनों का निकालने का मतलब मकसद एक ही है कि इससे भी हम फील्ड निकालते हैं, उससे फील्ड निकालते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ वैल्यू सिर्फ करंट का दिया रहेगा, लेंथ का दिया रहेगा। ठीक है। और उसी में जब बायो-सावर्ट लॉ को देखेंगे तो उसके बीच की दूरी पर है। यहाँ देखिए कि डिस्टेंस पर वेरी डिपेंड नहीं करता है ना, नहीं, दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन वहां देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ को देखेंगे तो क्या होता है, B = म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू क्या था, I/dl sin थीटा बाय r²। यहाँ देखिए डिस्टेंस किस पर, फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर, दूरी पर। ठीक है। डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, sin थीटा पर, मतलब एंगल पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। यहाँ पर डिपेंडेंस क्या है, यहाँ पर सिंपल डिपेंडेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन करंट एंड डिपेंड अपॉन इट्स परमेबिलिटी, नथिंग एल्स एक्सेप्ट दैट। ओके, नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। Now we have to discuss about magnetic field due to a current carrying circular cylinder of infinite length। बताइए infinite length का क्या लेंगे हम लोग, सिलेंडर लेंगे जिसमें क्या है, जिससे करंट पास पहले से कर रहा हो, राइट। और क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, क्योंकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। देखिए अगर ऐसा सिलेंडर लेते हैं, ऐसा सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर ऐसा है और क्या रहा, इनफाइनाइट लेंथ का, मतलब इसकी लेंथ क्या है, आगे की तरफ है ऐसे। ठीक है। और ये हमने जो कंसीडर किया है वो कन्वीनियंट के हिसाब से इतना छोटा कंसीडर किया है, ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। ठीक है। और कह रहा है क्या कि ये इसका जो रेडियस हमने कंसीडर जो किया है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए कर सकते हैं, स्मॉल आर कर सकते हैं, कैपिटल आर कर सकते हैं, आप जो भी करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या है, ये एक्सियल लाइन है, इसी से क्या होता है, इसका रेडियस को किया। अब पॉइंट जो है, पॉइंट का कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट ऑड वन कंसीडर करेंगे, यहाँ पर बी है। ठीक है ना। और इसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक क्लोज लूप ले लेंगे, जिसको एम्पेरियन लूप कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये एम्पेरियन लूप है, एम्पेरियन लूप। ठीक है। ये कहाँ से, इसका यहाँ से हम इसके रेडियस को
आर मान सकते हैं इस वाला, ठीक है। एक बार जब और प्लांट होगा तो जब हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो v नॉट इनटू आई होगा, फार्मूला होता है ये। जब इसको स्केलर फॉर्म बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर जो एल लंबाई कंसीडर किया जाएगा तो फील्ड भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, फील्ड भी और डायरेक्शन में होगा और एल भी सेम डायरेक्शन में उससे 0 होगा। देखिए d इनटू dl, dl को जब इंटीग्रेट करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, एल लंबाई का वो लूप होगा। एल लंबाई मतलब जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस बराबर क्या होगा 2 पाई r इज इक्वल टू v नॉट इनटू i। तो v इक्वल्स क्या होगा, v इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू क्या होगा i अपॉन r। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि b जो है ना वो किसके, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी p को यहाँ से उठा करके कहाँ ले आएंगे, इसके सरफेस पर, ऑन द सरफेस। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस या एट सरफेस, दोनों सेम है। एट सरफेस लिखिए या ऑन द सरफेस लिखिए तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फार्मूला यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, b इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई इनटू i बाय a, i बाय a, एक ही होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, अब उसको उठा करके क्या लेंगे, इनसाइड लेंगे, इनसाइड कहीं पर p लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए एम्पीयर लूप बनेगा, मंत्र बनेगा इस तरह से, ये वैल्यू r होगा, हाँ ये एम्पीयर लूप है ये भी, तो ये r है। थर्ड कंडीशन क्या है, इनसाइड, इनसाइड का मतलब ये अंदर है पॉइंट, तो r जो है वो क्या है, लेस देन a है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई करंट है ही नहीं क्योंकि हमने क्या माना है, इसको होलो माना है। इसको क्या माना है, होलो माना है। पूरा सरफेस कैसा है, बिल्कुल होलो है, होलो मतलब खोखला है, उसके अंदर कोई करंट है ही नहीं। जब करंट ही नहीं होगा तो क्या होगा, इसका इसमें वैल्यू इसका कि इस तरह से लिख सकते हैं b dl इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा। तो अब कंडीशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा ही नहीं क्योंकि उसमें करंट ही नहीं है। जब करंट नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, क्या हमने पढ़ा है, जब कभी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब व्हेनेवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। हियर नो मैग्नेट नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर कोई करंट है क्या, नहीं। जो करंट है कहाँ, बाहर है या सरफेस पर है, तो या तो बाहर है या सरफेस पर है। दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन में करंट है, लेकिन एक तीसरा कंडीशन क्या है, एक तीसरा कंडीशन ये है कि करंट इसमें इसके बीच में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमने लाया दोनों को, दोनों कंडीशन में, ठीक है। हमने क्या किया, उसको इनसाइड ले लिया, आउटसाइड ले लिया। देखिए दो कंडीशन आपके सामने, तीन था, आउटसाइड ले लिया, पॉइंट आउटसाइड कंसीडर किया। हमारा जो डेरिवेशन क्या आया, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सेकंड क्या है कि देखिए r इक्वल्स टू a, पॉइंट को कहां रखा, इसी सिलेंडर के सरफेस पर रखे, तो क्या होगा, ये इतना आया, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि जब इनसाइड होगा तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा क्योंकि देयर इज नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखें इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसका ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करते हैं क्या, इस तरह का कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, और हमने क्या लिया, इसको क्या मान लिया, ये देखिए R है और ये क्या B है। हमें क्या करना है कि जब तक वो कहाँ था, कहाँ है, आप देखिए कि इनसाइड क्या था, इनसाइड क्या था 0, सरफेस पर कितना था, सरफेस पर था, देखिए क्या है B इज इक्वल टू कितना था, B इज इक्वल टू सरफेस पे म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यू नॉट बाय
2 पाई इंटू आई बाय ए ऐसा था। और आउट साइड कितना था, आउट साइड देखिए, आउट साइड देखेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर ऐसा था। तो ये कंडीशन क्या सरफेस पर है, ये देखिए यहाँ पर क्या था, 0 था, यहाँ जैसे आया ये वाला क्या है, ये था इनसाइड, ये था इनसाइड मींस r इज ग्रेटर देन a, और इस पॉइंट पे पहुंचा, सरफेस पे पहुंचा, r इक्वल a एट सरफेस, क्या है एट सरफेस। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद फिर अचानक जैसे बढ़ेगा उसके बाद ये डाउनफॉल होने लगेगा। ये क्या है, ये आउटसाइड, ये क्या है आउटसाइड, देख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पर है, इसके आगे जो है ना r इज ग्रेटर देन, इनसाइड में क्या होगा r इज लेस देन a है ना, r इज लेस देन a, ये क्या हो जाएगा r इज ग्रेटर देन a। इस कंडीशन में ये इनसाइड का होगा, ये सरफेस पर होगा, ये आउटसाइड होगा, ठीक है ना। ये अगर ग्राफ का प्लॉट करें तो इसी तरह से होगा। इस पर है ये सिलेंडर के लिए, कैसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, मतलब क्या कि सिलेंडर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, उसके लिए ही होगा। याद रखिएगा कि अगर ये क्या रहेगा, सॉलिड अगर है, ये अगर सॉलिड है उसपे ग्राफ में ये जो है वेरिएशन होगा, उसके ग्राफ यहाँ से उठेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आएगा। देखिए ये क्या एक होलो है, इसी वजह से इसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया जाएगा, राइट। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो है वो है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कई का पढ़ते हैं। अभी हम सोलेनॉइड को और टोरॉइड को पढ़ेंगे इसके बाद अगले वीडियो में। आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे, आप इस पर हमारे चैनल पे कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।